पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के स्रोत, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था अभिलेख। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग डालिए, स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन। स्मारक का मतलब क्या होता है? जो किसी की स्मृति में बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्मारक। जैसे मान लिया कोई हमारा अपना मर गया, बड़ा मन किया कि कुछ बना दें, तो उसके लिए कोई पत्थर वत्थर बना के रख दिया, टांग दिया। कोई लोग, बहुत सारे लोग मजारे वगैरह बनवा देते हैं, सब स्मारक में ही आते हैं। और भवन क्या होता है? भवन का मतलब मकान होगा, और क्या। तो कुल मिला के स्मारक और एवं जो भवन है, उनसे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है हम लोगों को इतिहास के बारे में। और कैसे मिलेगी? मान लिया खुदाई हुई, और खुदाई होने के बाद हमें कोई मकान मिल गया पुराना। अब जो पुराना मकान मिलेगा तो क्या पता चलेगा? उसमें पता चलेगा कि वो लोग रहते कैसे थे। हम लोग मान लिया किचन कैसे बनाते हैं, एक किचन नॉर्मल व्यक्ति कैसे सोचता है भवन बनाते समय? नॉर्मल व्यक्ति अगर 50 गज का भी मकान है तब भी वो ये सोचता है कि एक किचन बन जाए, एक लैट्रिन बाथरूम बन जाए, एक कमरा बन जाए। अगर 2 लड़के हैं तो उसमें जुगाड़ करता है कि कैसे कैसे 2 कमरे बन जाए। नॉर्मल व्यक्ति इस तरीके से सोचता है, लेकिन होशियार आदमी कैसे सोचता है? वो कहता कोई बात नहीं, दूसरा लड़का बड़ा होगा तो एक और प्लाट खरीद लेंगे, लेकिन इसे हम अच्छा करके बनाएंगे। वो पूरा हाल बना देता है। तो सीधी सी बात यह है कि रहने की व्यवस्था पता चलती कि वो रहते कैसे थे। अब मान लिया नालियों की व्यवस्था कैसी थी। आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले जब आपने देखा होगा तो जो यहाँ बीच की गलियां थी, उनकी नालियों में उन्होंने क्या किया था, ऐसे करके एक ईंट लगा दी, टेढ़ी नालियां हो गई थी। फिर थोड़ा और वर्जन अपडेट हुआ तो नालियां और अच्छी हो गई। तो कुल मिला के इससे यह भी पता चलता है कि वहां के जो बनाने वाले हैं, जो मिस्त्री हैं, वो कैसे थे। कुल मिला के जितनी भी इतिहास की बिल्डिंग निर्माण के बारे में जानकारी थी, वो सब आपको मिलेगी स्मारक एवं भवन से। ठीक है, और कैसे मिलेगी? खुदाई की, स्ट्रक्चर पुराने मिले, पता चल गया सड़कें कैसी थी, गलियां कैसी थी, चौड़ी थी, पतली थी, नालियां कैसी थी, रहने का तरीका क्या था। ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी स्मारक एवं भवन से। तो स्मारक का मतलब क्या होता है? जो किसी की स्मृति में बनाया जाता है, जो किसी की याद में बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्मारक। और भवन का मतलब तो मकान हुई है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए स्मारक एवं भवन। उसमें लिखिए इनके द्वारा जनता की आध्यात्मिकता, इनके द्वारा जनता की आध्यात्मिकता, इनके द्वारा जनता की आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है, का ज्ञान होता है। देखिए, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता, सैंधव मतलब वही सिंधु घाटी वाली है, 5500 वर्ष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। ठीक है, एक स्टार बना के लिख लीजिए। कुछ नई रिसर्चें हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो लगभग 8000, 5500 नहीं, कोई मिला के स्टार बना के लिख लीजिए। लेकिन एक नई शोध के अनुसार, एक नई शोध के अनुसार, एक नई शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। एक नई शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। एक नई शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। खत्म बात। अगला स्टार बनाइए। देखिए, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, तुम्हें कहाँ का नाम लग रहा? जगह ही है और क्या? खुदाई उदाई हुई है, मिल गया मामला और क्या।
हम भी सोच रहे ऐसे नाम रखे जाए, अपने मकान का नाम रख लिया अतरंगी खेड़ा महल। आदमी ने कहाँ रहते हो, बोले इस वाले महल में रहते हैं। आदमी बोल ही नहीं पाया। जैसे कल एक टॉपिक हाल से हम पढ़ा तो स्व प्रेरकत्व, कोई बोल ही नहीं पा रहा। तुम लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, स्व प्रेरकत्व उन्होंने बोल लिया, इसका मतलब थोड़ा ठीक है, लेकिन एक से एक बौरा बैठा हुआ था, कोई बोल ही नहीं पा रहा। कोई कह रहा स्व प्रेरकत्व, कोई कह रहा स्व प्रेरत्व, कुल मिला के आदमी बोल ही नहीं पा रहा था। तो कई शब्द ऐसे होते हैं भैया, आपको बोलने के लिए असली बात, जब भी कभी कोई चीज दिक्कत करे बोलने में, तो इसका मतलब आपकी यहां से नहीं यहां से दिक्कत, आप उस शब्द पे फोकस नहीं कर पा रहे। किसी भी शब्द पे जब फोकस करोगे तो वो चीज अपने आप बोलने लगोगे, और नहीं बोल पा रहे इसका मतलब यहां से नहीं यहां से दिक्कत, फोकस ही नहीं कर पाते। कोई भी चीज हो, कितना भी कठिन से शब्द, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं होलो लो को तो उसके लिए आप यहां से याद करोगे तब याद रहेगा, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे, अपने आप में कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, अतरंगी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चला है, आदि की खुदाई से पता चला है कि देश में लोहे का प्रयोग, कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000, कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000, पहले ही आपको बता चुके, ईसा पूर्व 1000 का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले। उस दिन जो लोग नहीं आ पाए थे, उम्मीद करता हूं उन्होंने वीडियो देख ली होगी और अपना काम पूरा कर लिया होगा। उस वीडियो में आखिरी के 10 मिनट चले गए थे, क्योंकि हम लोग का बजट थोड़ा कमजोर है। हमारा जो फोन है वो हमसे कहता है ज्यादा मेहनत मत करो, 1 घंटे 24 सेकंड की ही वीडियो बनाएंगे, तो वो कितनी है, मगर 3 घंटे की बनाया तब भी बाकी चली जाती है ऑटोमेटिक। तो इसलिए थोड़ी सी 10 मिनट की कट गई थी, जो लोग नहीं आए थे वो अपना नोट कर लें। क्या लिखा? ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था, ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। आ जाओ भैया जल्दी, अब से भारतीय पे लेट रहा है, पता नहीं चलता भारतीय क्या हो गया। ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। अगला भैया, एक और भी बड़ी चीज होती है, स्मारक और भवन की बात हो और मंदिरों की बात ना हो नहीं सकता। पुराने जमाने की जो खुदाइयां होती है उनमें मंदिर मिलते हैं। जैसे अभी हम लोग के देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर वाला, उसमें कुछ लोग कह रहे थे, अब इसके ऊपर हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा राजनीति वाली चीजों से अलग रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वहां पे मस्जिद थी, बहुत सारे लोग वहां पे कह रहे थे कि वहां पे मंदिर था। आप लोग अब इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपका क्या व्यू है, थोड़ा जानना चाहते हैं कि हमारे जो देश का बच्चा है वो क्या सोच रहा है इसके बारे में। ज्ञानेंद्र भाई, आपको क्या लगता है वहां पे क्या था? आपको हिंदू या मुस्लिमों की बात नहीं करनी है, आपको भारतीयों की बात करनी है। जानकारी नहीं है? नहीं, हम तो जानते हैं। नितिन भाई, जानकारी है कुछ? मंदिर ही होगा मतलब पता नहीं है कुछ? गुरु भाई कुछ पता? अयोध्या में राम के नाम जानी जाती है, वहाँ मंदिर ही होगा। मंदिर ही होगा जी, मंदिर ही था, वहाँ खुदाई हुई थी तो वहाँ वो मिले थे उसके, अच्छा वो मिले थे, अब शेर जी। जी फिलहाल इस जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं उससे पहले हम ये कह देते हैं कि मेरे पास ये 100% जानकारी नहीं है, इसलिए अगर मेरी बात में गलती हो तो इस पे कोई भी कंट्रोवर्सी ना करी जाए। खैर, अब मेरी बात सुनिए भैया, हुआ क्या था ऐसा, हमने जहां तक पढ़ा कि जब बाबर जो है, बाबर है, ये जितने भी मुगल हैं या जो भी लोग हैं, वो लोग, बाबर की पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी और वो भागते घूम रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह भागते घूम रहे थे। तो जब वो भाग रहे थे तो हुआ क्या, जब वो भाग रहे थे तो हुआ क्या, भागते 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 भागते, चाहे हिंदू धर्म में ये होता है कि अगर कोई आ जाए तो उसे शरण दे दी जाती, बोले ठीक है आ जाओ। तो बाबर जो है वो भागते 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 मंदिर पहुंच गए, और जब मंदिर पहुंचे, मंदिर का मतलब बहुत बड़ा कोई मंदिर नहीं बना था, लोग वहां पे संत लोग लेटे हुए थे, अपनी भैया व्यवस्था कर रहे, पूजा वूजा कर रहे थे, जहां तक हमने पढ़ा। तो बाबर ने कहा हमें रात चाहिए रुकने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ, हमें क्या करना। वहां पे रुक गए, और रुकने के बाद अगले दिन वहां से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बाबर ने बैठ के नमाज भी पढ़ी थी, क्योंकि जब उन्होंने संतों से कहा कि हमें नमाज पढ़नी है,
उन्होंने कहा हमें क्या दिक्कत है, मंदिर मस्जिद सब एक है, पढ़ लीजिए आप नमाज, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ी और वहां से चले गए। जब वहां से चले गए कुछ साल बाद बाबर का दौर आया, जब उसका राज्य आया, फिर उसे याद आया कि हमने वहां पे बैठ के जो है ये किया था और ये करते करते हमने वहां मस्जिद, मतलब वहां पे हमने नमाज पढ़ी थी, तो क्यों ना वहां मस्जिद बना दें। तो उन्होंने उस मंदिर को मॉडिफाई करके मस्जिद बना दी। इतना भी इंतजाम था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अगर बोल देंगे तो मेरे हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर वाकई में चर्चे पे कोई आ जाए तो इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं हम भी, कभी बताएंगे जब वीडियो कैमरा ऑफ होगा तब। फिलहाल लिखिए, देखिए प्राचीन काल में भारत में, जी स्टार बना के लिखिए, प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे हुए पूरे देश में हैं, जिनके अवशेष बिखरे हुए पूरे देश में हैं, जिनके अवशेष, अब इनसे देखने से क्या पता, वास्तुकला का पता चलेगा। वास्तुकला क्या होती है, बनाने का तरीका, किस तरीके से कौन सी चीज बनाई गई, नालियां कैसी हैं, या जो भी बनाया हुआ है, मकान कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, ठीक है। पुराने जमाने के मकान कैसे होते थे, आप बहुत पुराने जमाने में तो नहीं गए होंगे, लेकिन आपने अपने स्कूल जरूर देखे होंगे। स्कूल में देखिए छत कैसी होती है, काफी ऊंचे लेवल पे छत होती है, मतलब फूटी हुई छत होती है। छत काफी ऊंचे लेवल, वो फूट तो हम गई क्योंकि पुराने स्कूल में है, लेकिन कुल मिला के छत होती कैसी है, छत काफी ऊंची डाली जाती है, ठीक है। दीवारें जो बहुत मोटी मोटी होती थी, उनसे होता क्या था, दीवारें मोटी करने से क्या फायदा, दो फायदे हैं, हमला करते तो गिरे ना। हाँ ये भी एक बात कह सकते हैं, हालांकि मजाक में बात कही गई, लेकिन बात ये कह सकते हैं जो किले वगैरह बनाए जाते थे, वो किले वगैरह इतने मजबूत होते थे कि अगर दीवार पे कोई छोटी मोटी तोप लेके घुस जाए तो ज्यादा फर्क ना पड़े। दूसरी बात ये भी है, ज्यादा ऊंचे होने से, पुराने जमाने में होता क्या था, पंखे नहीं होते थे, तो अगर ज्यादा घुसेड़ के बना लोगे इंतजाम तो मामला गंभीर हो जाएगा, वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। पुराने जमाने में ऐसा तो था नहीं कि बहुत बढ़िया बात एसी लगा ली, कूलर लगा ली। अब अगर तुमने इतनी ऊंची छत बना के एसी लगाई तो एसी हवा ऊपरी घूमती रहेगी तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो जैसा देश है उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। पुराने जमाने में ज्यादा कोशिश की जाती थी बड़ी सी बड़ी जगह बनाने की, ताकि व्यक्ति आराम से रह सके। फील करके देखिए, पुराने जमाने में जो महल थे, अब इतना बड़ा मकान, अब तो उस कमरे में आप पढ़ते हैं बैठ के इतने सारे बच्चे, अगर उन क्लासों से सारे बच्चों को बाहर कर दें, अब सोचिए वो किसी एक का कमरा, कि कोने में एक बेड पड़ा हुआ, पूरा कमरा खाली। अब समझ गए होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब फिर क्या होगा, पूरा खाली है, हवादार है, सब आराम से लेटे हुए, पंखा है तब भी ठीक है, कोई नौकर आ गया खाली एहसान करता था, इसे धीरे धीरे चलाता देखा होगा, आ गया तब भी ठीक है, और नहीं आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हवादार। और दूसरी बात, बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं आती, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा चौड़ी दीवारें हो गई तो बाहर अगर सूरज बहुत तेज भी है तब भी अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से सोते हो। अभी दिन में धूप होगी, इसे तुम छुओगे बहुत गर्म हो जाएगी, लेकिन अगर चौड़ी दीवार है कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई, इतनी चौड़ी कि अगर आप एक दीवार गिरा दे तो पूरा मकान बन जाए, बहुत सारी ईंटें निकलती। तुम तो ऐसे कर जैसे तुम ईंटें निकलवाते जाओ। अच्छा, बिखरे हुए पूरे देश में है। अगला, बिखरे हुए पूरे देश में, अगला वाला देखिए, महलों और मंदिरों, महलों और मंदिरों की शैली से, महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला, वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है, यानी वास्तुकला कैसी थी, लोग बनाते कैसे थे। और भैया सोचने वाली बात है, बताइए आज मिस्त्री ज्यादा काबिल है या पहले के ज्यादा काबिल है? पुरानी जमाने में ना सीमेंट था, सोचिए आप, केवल कागज बनती थी, मिट्टी गारा चूना वूना मिला के। और फिर भी देखो, अब जैसे ये राजकीय इंटर कॉलेज है 1885 में बना, 1885 मतलब लगभग 150 साल हो गए।
जब भी वैसा ही बनाऊंगा। और आपका जो नॉर्मल आप मकान बनाते हैं 50 साल और उसकी दशा इसी में जाती है, पहचान में नहीं आता। कुल मिला के पुराने जमाने के लोग ज्यादा काबिल हुआ करते थे। और बनना, अगर आप कहते हैं कि हम वैसा बनवाना चाहेंगे तो कई मिस्त्री तो बनाएंगे ही नहीं है, तो कहेंगे हम नहीं बना पाएंगे। कुल मिला के पुराने जमाने का खेल अच्छा था। पुराने जमाने की साइंस, अगर आप वैदिक काल में चले जाए तो हम पहले भी कहते थे रावण टाइप लोगों के पास इतनी बढ़िया साइंस थी, खाली ऐसे हाथ करते तो उनका एरोप्लेन उड़ने लगता था। आज की डेट में पायलट को उड़ाना पड़ता, और आज की डेट में उतारने के लिए एक ट्रैक चाहिए होता है। थोड़ा गड़बड़ हो गया तो कभी कभी एरोप्लेन गड़बड़ गया, वो कहीं खेत में उतार देते, जहां उनका मन हुआ वहां उतार। तो वो साइंस थी। धीरे धीरे वहां भी टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी, वहां तक पहुंच पाएगी। हाँ, ऐसा होगा। अभी भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, सेंसर से होते हैं, जो आर्टिफिशियल बहुत कुछ हो रहा है। टीवियां वगैरह हमने सुना है ऐसी आ गई, फोन आ गए, और ऐसा कुछ फोनों में होता है। आप मतलब आंखों से हटा लीजिए तो फिर जो है वो बंद हो जाएगा, फिर देखोगे तो अपने आप वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ऐसा हो रहा है, ऑटोमेटिक चीजें आ रही, लेकिन उतना टेक्नोलॉजी भी पहुंच नहीं पाई कि इसे हाथ करो तोड़ने लगे। ऐसा भी शायद कभी हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज से 100 साल पहले किसने सोचा होगा कि हम लोग यहाँ पे बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा देख रहे होंगे, या नीचे क्या हो रहा है या कैमरे में देख रहे होंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन हुआ। हर चीज हो सकती है। और एक आदमी था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो पृथ्वी है वो व्यक्ति की लिमिट है। इंसान कभी भी पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकता। साइंटिस्ट ने कहा था ये। ऐसा हुआ क्या? व्यक्ति चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया। तो ये जो शब्द है कि ऐसा नहीं हो सकता, बेकार शब्द है, कूड़ा शब्द है। जैसे अभी आप सुबह सुबह उठ के आए हैं तो आपको नींद आ रही होगी, बड़े सारे लोगों के दिमाग में बात आई होगी। क्या बात होगी? अरे छोड़ो यार, हो गई तैयारी। ऐसा आता दिमाग, हमारे खुद के दिमाग में आता कभी कभार, क्योंकि निगेटिव विचार तो आप नहीं रोक सकते। लेकिन कुल मिला के फिर बात घूम के वहीं आएगी बड़ी सारी। जैसे तुम्हारे दिमाग में फिर एक बात और भी आएगी, यार बहुत सारे लोग कहते हैं 8 घंटा सोना जरूरी है, 10 घंटे सोना जरूरी है। सबसे बकवास बात है ये। आपको सिर्फ उतने घंटे सोना जरूरी है जितने की आपको आदत है। जैसे कोई व्यक्ति 14 घंटे सोता है, उसे 12 घंटे पहले जगा दो तो उसे लगेगा कि हमारी नींद नहीं पूरी। कोई व्यक्ति 8 घंटे सोता है, उसे आप 6 घंटे में जगा दो तो उसे लगेगा नींद नहीं पूरी। ऐसा सुनने में आता, राजीव गांधी जी जो है वो 1.5 घंटे सोते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 2.5 घंटे सोते हैं। बोलो जितना नहीं है और ज्यादा फिट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल लिया। ये कहना कि हमारी नींद नहीं पूरी होती है, हम 1 बजे सो पाए थे, 2 बजे सो पाए थे, हम डेली 2 बजे सोते थे, उठ के आए नहीं, ये तो फालतू की बात। जैसा आप अपने शरीर को ढाल लेंगे वो वैसे ही ढल जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम्हें लगेगा यार अब ठीक है। जैसे किसी, हम कल भी बात करते, किसी बहुत ही बेकार आदमी ने कहा है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आखिरी क्या होता है? जब आपके घर में जो है काम मान लिया शुरुआत, तो आप शुरुआत में बड़े जोश में जाते होगे, 4 सीमेंट ले आए, 4 मोरंग की बोरी ले आए, ये ले आए, वो ले आए। शुरुआत में बड़ा जोश होता, आखिरी में क्या होता? भैया लिंटर डालो, दीवार यारी, काम खत्म करो फटाफट, यही तो होता। आखिरी में आदमी सिर्फ काम को समेटता है। तो आखिरी क्यों हो? आपकी किताब का पहला पन्ना होगा, आपने बहुत जोश में पढ़ा होगा, तो पहला क्यों ना हो? अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे पहला दिन हो, वही जोश होगा, वही एनर्जी हो। आखिरी क्या होता है यार? बेकार का ना, मेरे हिसाब से गलत है। हो सकता है कुछ लोग अच्छा लगता, हमें नहीं अच्छा लगता। आखिरी क्या, हम मरने वाले हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है यार। आखिरी आदमी को डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। पहला हो, पहला पन्ना आदमी बहुत जोश से पढ़ता, पहले दिन बहुत जोश में जाता। हर चीज जो पहली होती है, पहली बारात आदमी करता, बहुत खुश होता। फिर अगर मामला गंभीर हो जाए दूसरे में फिर घबरा जाता। घबराने मतलब अरे यार नहीं करेंगे तो मामला गंभीर हो। सीधी बात है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आज पहला दिन है, और वही जोश वही एनर्जी होगी, तब आप जिंदगी में लगातार उतनी ही कोशिश करते रहेंगे। और वरना यही होता, पहले दिन जोश, जैसे लोग कहते हैं हम जिम जाएंगे, बहुत जोश होता, पहले दिन बहुत जोश बना, फिर होते हैं हाथ पैर दर्द, दूसरे दिन थोड़ा ठंडाता, फिर भी थोड़ी हिम्मत बना के चले जाते हैं, तीसरे दिन तक कतई खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ लोग बहुत जोश में प्रोटीन भी ले आते हैं, पाउडर वाउडर, बाद में कुत्ते पिलाते हैं, अपनी बॉडी बनती नहीं, कुत्ते की बन जाती। चलो, महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला देखिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, मामा लगा के नाम लिखिएगा। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, मामा लगा के लिखिए। देवगढ़ का
दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये किसका दस अवतार है? विष्णु भगवान ने लिया जितने अवतार लिए, बाकी सब लोग तो बिगाड़ने वाला मामला था। शंकर जी बड़े भोले वाले थे, गए आशीर्वाद दे आए, मुझे खोज रहा हूं। अब बाद में झेलना उन्हें पड़ता था, अरे यार तुम हमारे लिए जो जैसे इस समय चेन्नई में हालत है, मतलब घिनबाते सब है, आखिरी में यहाँ पे डुबते ही झेल रहे होते हैं, क्या फिर जडेजा टाइप लोग झेल रहे होते हैं, धोनी को टोपी झेलनी पड़ती है, घिनबाते सब मिल के यहाँ। कुल मिला के भाई विष्णु भगवान की हालत है कि जाके आशीर्वाद दिया जाके भैया चलो ठीक है, उसके बाद में झेलना विष्णु भगवान पड़ता, फिर उन्हें अवतार अलग से एक्स्ट्रा लेना पड़ता। बोले तो मेरी प्लानिंग में भी नहीं था, चलो तुमने वरदान दे दिया, एक और बता दो। ठीक है, दशावतार मंदिर क्वामा, भैया चाहो तो ब्रैकेट में झांसी में है दशावतार मंदिर, ब्रैकेट में झांसी। क्वामा भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव जगह का नाम है कानपुर में, भीतर गांव का मंदिर। चाहना तो ब्रैकेट में कानपुर लिख सकते हैं आप, कानपुर में ही, पड़ोस पड़ोस में चीजें आप जाके देख सकते हैं। भीतर गांव का मंदिर, ब्रैकेट में कानपुर। वामा अजंता की गुफाओं के चित्र, अजंता की गुफाओं के चित्र। वामा अजंता इन्होंने नहीं सुना, वही साइड लगता है मुंबई महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र साइड क्या रहेगा? गुफाओं के चित्र। बाबा सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति, तांबे की, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति से हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने का, ताम्र मूर्ति से हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। विकसित होने के, आज मैं किताब लेके भी आए हैं, इधर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, IAS, PCS, NDS, CDS, CAPF, SSC, UP, SSC, UGC नेट, हर चीज के लिए। यानी अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी किताब कामयाब है। ठीक है, अलग अलग किस्म की कई किताबें हमारे इंसान खरीद के लाए हैं, और हम हमेशा ऐसी चीज पे भरोसा करते हैं जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। सीधी सी बात यह है, परेशान ना होइए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं हर जगह ये कामयाब है और हर चीज में काम में आएगा। चलिए, जहां पर हिस्ट्री आ रही होगी वहां पे काम में आएगा, वो कोई लेवल। देखिए, सभ्यता के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला स्टार बनाइए, ऐसा करके पूछ सकता है कि उत्तर भारत के जो मंदिर है वो कौन सी शैली के हैं। लिखिए, ये उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, नागर तुम्हारे सर जी का नाम, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली। मध्य भारत के मंदिर, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली। बेसर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत किधर है? रामेश्वरम का नाम सुना? किधर है? दक्षिण में ही है। और जो रावण था वो द्रविड़ शैली के थे। समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी ये प्लानिंग थी वो सब इसी वजह से की गई थी, क्योंकि जो द्रविड़ लोग थे, हम लोग कौन लोग में आते हैं, हम लोग आर्य लोग से आते हैं, ठीक है, वो लोग द्रविड़ वाला मामला। तो ऐसा कहा जाता था कि द्रविड़ लोग यहाँ चले आ रहे थे और उन्हें रोकना जरूरी था। तो रोकने के लिए फिर प्लानिंग की गई कि राम जी को कैसे भी उधर भेजा जाए। फिर वनवास वगैरह उन्हें दिया गया, जो भी किया गया, फिर वहां गए, उन्हें निपटाया। 2-4 दिन बाद दशहरा भी था, जरूर कहानी पढ़े, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आदमी की कोई जानकारी हो ना हो, उसे अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे धर्म का काम ही क्या, धर्म सिर्फ लड़ाई करवाता। धर्म लड़ाई नहीं कराता, धर्म आपको सही रास्ते पे चलना सिखाता है। जब व्यक्ति धर्म के पथ से हट जाता है तब वो गलत काम करता है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें नहीं लगता कोई धर्म कुछ गलत करना सिखाता।
हाँ, व्यक्ति को धर्म की जानकारी ही नहीं होती, मान लिया वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ने उसे गुमराह कर दिया, तो वो गलत काम करने वाली बात होगी। लेकिन जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, इसका मतलब उसे धर्म की जानकारी है ही नहीं। कोई भी धर्म हो, गलत करना नहीं सिखाता। तो इसलिए धर्म के बारे में जानकारी होनी आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे पढ़ने भी मिलेगा आपको एक टॉपिक, कला एवं संस्कृति, तो बताएंगे काफी कुछ संस्कृति के बारे में। देखिए, मंदिर बेशर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली। राहुल द्रविड़ वाला जी, द्रविड़ शैली। राहुल द्रविड़ को उनसे मत कनेक्ट कर देना बराबर से। अब क्या तो ये हो द्रविड़ शैली के हैं, के हैं। अगला देखिए, दक्षिण भारत में तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, दक्षिण भारत में तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, तंजौर, ता के ऊपर बिंदी और जौर। दक्षिण भारत में तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का है, द्रविड़ शैली का है। अगला देखिए, उत्तर भारत में खजुराहो का, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उदाहरण है, नागर शैली का उदाहरण है, नागर शैली का उदाहरण है। अगला, ये भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक द्वीपों से, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित, हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। और हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके पास उसकी ऐसी पुस्तक है जो उनके स्वयं भगवान ने लिखी है। लिखी का मतलब अपने मुंह से बोली, भगवत गीता। भगवत गीता को श्री कृष्ण ने खुद अपने मुंह से बोला। बाकी जितनी किताबें हैं वो किसी भी धर्म की हो, किसने लिखी? अनुयायियों ने, उनके चाहने वालों। भगवत गीता को श्री कृष्ण ने खुद अपने मुंह से बोला। कुल मिला के सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, बाकी तो जो धर्म है अच्छे हैं। लिखिए, संस्कृति से संबंधित, संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं, लेकिन इनमें जावा का बोरोबुदुर स्तूप, जावा का बोरोबुदुर, पहले बचपन में लोग कहते हैं क्या बुदुर बुदुर कर रहे हैं, आज समझ में आया। बुदुर बुदुर नहीं, बोरोबुदुर था। जावा का बोरोबुदुर, बोरो प्लस वाला ने से लिया। जावा का बोरोबुदुर स्तूप, ब्रैकेट में लिख लीजिए महायान। भैया बौद्ध धर्म जो है वो बाद में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ये महायान वालों ने बनवाया, महायान वाली पार्टी का। ब्रैकेट में लिखिए महायान। महायान बौद्ध स्तूप पूरा लिखना। बौद्ध धर्म दो पार्टों में भैया बट गया था। किसमें किसमें? हीनयान और महायान। जैन धर्म भी दो भागों में बट गया था। कौन कौन सा था? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेगा क्लास वैसे वैसे बताएंगे। यहाँ चर्चा करेंगे जैन धर्म की, तो ये कब लिखवाएंगे, इसलिए सिस्टम बाय सिस्टम। जावा का बोरोबुदुर स्तूप ब्रैकेट में महायान
बौद्ध स्तूप। ठीक है, अगला अगला देखिए, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर। जी, कंबोडिया, कंबोडिया नहीं, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख इस स्तूप में मिलता है। जो ऊपर लिखा कौन सा वाला? बोरोबुदर। इस स्तूप में मिलता है, इस स्तूप में मिलता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने प्राचीन भारत के स्रोत में दो चीजें पढ़ी। पहली कौन सी थी? अभिलेख। कई सारे अभिलेख तुमने पढ़े, कल आपने टेस्ट भी दिया था। और कुछ लोग होंगे जिन्हें लगता हो पूरे पूरे भी ले आएंगे, कितने लोग जिन्हें लगता है उनके पूरे आ जाएंगे? कुछ 2-3 लोग, अच्छी बात है। और वो तो काफी चेक होने के बाद पता चलेगा कि किसके पूरे आते हैं और किसके नहीं आते हैं। दूसरा भैया आपने पढ़ा स्मारक और भवन। ठीक है, अब एक बड़ा रोल होता सिक्कों का भी। मान लिया हमने क्या कहा, आपको एक सिक्का दिया, सिक्के से आप क्या जानकारी निकाल सकते हैं? नंबर 1, उस पर सन पड़ी, डेट पड़ी होती है, यानी ये किस समय का सिक्का है। उससे पता चलेगा कि इस समय में भी सिक्के चलते थे, और चलते थे तो किस मटेरियल के थे। जैसे आज से आप थोड़ा पुराने सिक्के उठा लाओ, 50 या 60 के करीब के, देखना थोड़ा सिक्का बड़ा होता था, बड़ा भारी भी होता था, किसी के फेंक के मारो तो उसे लगेगा सिक्का बड़ा। अब आज की डेट में, जैसे पहले लोग, ऐसा एक चुटकुला भी था कि पुराने जमाने में 1 रुपए में अनाज मिलता था, इसलिए सिक्के पे अनाज बना होता था। आज के जमाने में 1 रुपए में ठेंगा मिलता है, इसलिए उस पर ठेंगा बना होता। कुल मिला के आज के सिक्के जरा से, बीच बीच में छोटे सिक्के भी आए थे जो चल नहीं रहे, समय बंद हो गए। कुल मिला के पुराने, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे तुम्हें क्या अंदाजा लग रहा है? अगर एक हम आपको भारी सिक्का देते, एक पतला सिक्का देते, तो क्या अंदाजा लग रहा है? ये मतलब क्या है? इससे अंदाजा क्या लग रहा है? देख के समय का क्या अंदाजा लग रहा है? हमने आपको भारी सिक्का दिया और एक हल्का सिक्का दिया, तो क्या समय का अंदाजा लगा? नहीं, महंगाई तो इस समय कम है, महंगाई इस समय कम है, उस समय महंगाई ज्यादा थी। अब सोचना पड़ेगा आपको, कैसे सोचोगे? पुराने जमाने में ऐसे लोग कहते हैं कि 1 रुपए किलो घी मिल जाता, जमाना ऐसा होगा और होता भी होगा। तो अगर 1 रुपए किलो घी मिला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए, चलो 4 रुपए किलो या कितना है, तुम लोगों के पापा को भी याद होगा कि 4 रुपए 5 रुपए किलो घी मिल जाता, मानते ही। लेकिन वो जो रुपया होता था पुराने जमाने में, वो चांदी का होता, और चांदी का रुपया आज की डेट में कम से कम 1000 रुपए होगा। अभी दीपावली में कुछ लोग खरीदेंगे, देखना जाके। तो अगर 4 रुपए किलो घी हो गया, मतलब 4 चांदी के रुपए कितने रुपए के हो गए? 4000 रुपए किलो घी था, आज की डेट में सिर्फ 600 में। पहले महंगाई थी क्या हुआ? अब तो महंगाई है ही नहीं, बहुत सस्ता। हमने को बात सिद्ध भी कर, आप किसी बुजुर्ग आदमी से मिलिए, वो बताएगा कि पहले चांदी के रुपए सिक्के चलते थे, और चांदी का सिक्का एक इस समय 1000 रुपए का, समझ रहे हो? तो कुल मिला के महंगाई की तो बात नहीं। और आपको क्या अंदाजा लग रहा? हम आपको बताते हैं, इसका मतलब पहले लोग कम थे और चीजें पर्याप्त थी, आवश्यकता कम थी। कम आवश्यकता है तो थोपे रहो, भारी सिक्का बना दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जब बढ़ते जा रहे हैं तो क्या करना है? जाहिर सी बात, क्वालिटी में दिक्कत ही करनी पड़ेगी। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में इसलिए अनाज भी कम होता था। कम का मतलब क्या है? कोई खाद नहीं लगानी पड़ रही थी, कुछ नहीं, क्योंकि जनसंख्या कम थी, जितना हो गया पर्याप्त था। आज की डेट में खाने वाले इतने हो गए कि मजबूरी में आपको जल्दी से जल्दी चाहिए सब कुछ। समझ रहे हो क्या कह रहा है? तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है कि आप समय का अंदाजा लगा लो, उससे सिक्का कितना भारी है या हल्का। दूसरी बात, कुछ सिक्के आपने देखे होंगे उसमें कोई ऐसे तलवार लेके बना होता, देखो तो स्पेशल टाइप के सिक्के होते हैं। तो जो राजा टाइप लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फोटो बना दी। तो सिक्कों, कभी कभी सिक्कों से ये भी पता चल जाता है कि कौन सा राजा इस टाइम में क्या कर रहा था। कुछ लोग, राजा लोग क्या करते थे, अपना कुछ जीते तो उस पर लिखवा दिया सिक्के पे। तो सिक्के भी अपने टाइम की अच्छी खासी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि ये राजा कौन था, इसने क्या किया, किस तरीके से किया, या उसका फोटो लगा हुआ है, तो लोगों के फोटो वगैरह मिल जाते हैं। आजकल फोटो निकालना कोई बड़ी बात नहीं,
आज का फोटो ढूंढना कोई बड़ी बात? इन्होंने बोला था, पता नहीं क्या था, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड ऑनलाइन। कुल मिला के बात यही थी कि आपको क्या करना है, जाना है फेसबुक पे सर्च करना है, फोटो आ जाएगा, आपके पास मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, फोन नंबर निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं। अब तो स्कूल वाले खुद ही फोन नंबर की व्यवस्था करवा रहे हैं, पूरा उन्होंने एक ग्रुप बनाया। अब लड़के पढ़ते तो है नहीं, नंबर ढूंढते हैं मेडिकल लड़कियों में, पर अच्छा जे वाली प्रोफाइल, चल निकालो नंबर फटाफट। इसीलिए फेल है, क्योंकि हर चीज का ड्रॉबैक भी है ना। ऑनलाइन क्लास चली, उनमें बड़ी दिक्कत हुई लोगों को। फिर बाद में स्कूल वालों ने इतना दिमाग ही पहले नहीं लगाया कि ये अलग कर दें ग्रुप, ये अलग कर दें। जैसे अपना ये वाला जो ग्रुप है, एक में नहीं है, लड़कियों के लिए अलग बना हुआ, क्योंकि हम बहुत आगे लेवल तक की सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा खुरापाती दिमाग है, आगे चल के कोई समस्या ना हो। लड़कियों वाला ग्रुप अलग है, लड़कों वाला अलग है, बीन में जाते रहो आइटम। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है कि तब का जमाना और अब के जमाने में बड़ा फर्क है। और तब की जमाने की जानकारी हम लोग ले सकते हैं सिक्कों से, जानकर जो चीज पड़ी मिल जाएगी उसी से ही जानकारी ले सकते हैं। तो हेडिंग डालिए नंबर 3, सिक्के। नंबर 3 हेडिंग डालिए, सिक्के। इसे कराया जाएगा कल। थोड़ा सा साइंस शुरुआत करना है भैया, सुनिए। अगर हम आपसे पूछे साइंस क्या, तो भाई एक आदमी घिसी पिटी परिभाषा बताएगा, सुव्यवस्थित, सुगठित, पता नहीं कौन कौन से कुछ कठिन होते हैं, उसे जो है आदमी विज्ञान कहता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम लोग अगर बात करें तो विज्ञान का मतलब है जानना। ठीक है, जानना का मतलब क्या है, जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में जान रहे हैं। किसी भी चीज का मतलब समझ रहे हो क्या? समाज के बारे में भी जान रहे हो तब भी वो सामाजिक विज्ञान हो। यानी विज्ञान का मतलब, लोग कहते हैं कि वो काय के टीचर मतलब साइंस के टीचर। साइंस के टीचर नहीं होंगे वो फिजिक्स के टीचर होंगे, वो केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं। साइंस में तो बहुत कुछ आ गया। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैथ भी साइंस के ही अंदर आती है। जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये होती प्राकृतिक विज्ञान। फिर आती है नॉर्मल वाली, नॉर्मल में आती है मैथ, लॉजिक, ये सारी चीजें। कुल मिला के कोई कहते हैं हम साइंस के टीचर है, कहना हो ही नहीं सकते हो। किस किस के टीचर? मैथ आती है? बोले हाँ थोड़ी बहुत। फिर पूरे टीचर कहाँ रहे? कुल मिला के साइंस का टीचर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, सामाजिक विज्ञान तक उसी में आ जाती है। कुल मिला के किसी भी चीज की जानकारी रखना, साइंस जो है वो साइंसिया नामक शब्द से बना, जिसका मतलब ही होता है टू नो। और टू नो का मतलब जानना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखना, किसी भी चीज के बारे में जानना कहलाता क्या है? विज्ञान या साइंस। स्टार बनाइए और लिखिए, देखिए साइंस। साइंटिया या इंग्लिश में पढ़ते हैं साइंसिया नामक शब्द से बना है साइंस। दिखती क्यों नहीं है? साइंटिया नामक शब्द से बना है, साइंटिया नामक शब्द से बना है, लेकिन जिसका अर्थ है जानना, जानना, टू नो। और वो जानना किसी भी चीज के बारे में हो सकता है भाई, जानना। देखिए विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिए, प्राकृतिक विज्ञान, या इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। नंबर 1 हेडिंग, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक के अंदर 3 चीजें बताइए कौन कौन सी, जो आप नॉर्मली जानते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लिख लीजिए, नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, इसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान।
नंबर 2 हेडिंग डालिए औपचारिक विज्ञान, केवल औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस, FORMAL, फॉर्मल। जैसे आप डेली लाइफ में एक वर्ड इस्तेमाल करते होंगे, कैजुअल और फॉर्मल। दुकान पे जाते होगे, तुम कहते हो कि जूते दे दो, वो क्या कहता होगा, कैसे, कैजुअल या फॉर्मल? इसका मतलब क्या होता? कैजुअल का मतलब थोड़ा रपचीक टाइप, और फॉर्मल का मतलब बस खाली औपचारिकता है, बस पहनने हैं, बन के नीचे पॉइंटेड कायदे की पहन के राजा बाबू बन के पहुंच गए। फॉर्मल, केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो जूते हैं, एक्चुअल में वो जूते हैं नहीं, खाली बस पहन लिए हैं। और कैजुअल में तो फिर कैसे भी लाल पीले हरे जैसे आ जाए, सब कैजुअल में जाते हैं। तो औपचारिक विज्ञान, इसमें आता है गणित यानी मैथ और लॉजिक, यानी मैथ जो है वो सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। और ऐसा होता भी, आदमी पढ़ता भी फॉर्मेलिटी के लिए, पास होने के लिए, भले पढ़ जाए बस कलेश कटे। गणित और लॉजिक। नंबर 3 सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। नंबर 3 हेडिंग सामाजिक विज्ञान, बोले तो सोशल साइंस। इसमें लिखिए मानव व्यवहार, नंबर 2 समाज, मानव व्यवहार, और नंबर 2 समाज। नंबर 2 समाज, ठीक है। तो हमने आपको बताया साइंस क्या है, किस शब्द से बना हुआ है, साइंटिया से, किससे मिलकर बना हुआ है, और साइंटिया का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है? वो जानकारी किसी भी चीज की हो सकती है, यहां तक कि अगर आपने मोहल्ले में आपके पड़ोसी का क्या बनाकर वो भी जान रहा हो, वो भी कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ भी आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, साइंस के अंडर में आएगा। कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? प्राकृतिक, औपचारिक और सामाजिक। प्राकृतिक जो हम लोग पढ़ते हैं नेचुरली, कौन कौन सी पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दूसरे में आ गई मैथ, और आ गई लॉजिक, और तीसरे में मानव व्यवहार और समाज के बारे में, ठीक है। ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालिए प्राकृतिक विज्ञान। आप थोड़ी थोड़ी जानकारी इन सबके बारे में। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक होता क्या? प्राकृतिक विज्ञान, प्रकृति क्या है? जो भी चीजें आपको प्रकृति में दिख रही, प्रकृति में हम लोग भी हैं, इसीलिए हम लोग बायोलॉजी में आ गए, ठीक है। या पेड़ पौधे हैं, या जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा प्रकृति में चारों तरफ, वो सब प्राकृतिक विज्ञान में आ जाएगा। वो अलग बात है, अलग अलग ब्रांचेस हो जाएंगी, वो फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, या बायोलॉजी में आएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो भी कुछ आपको प्रकृति में दिखाई दे रहा है, वो सब का सब प्राकृतिक विज्ञान में आएगा, ठीक है। तो लिखिए प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित घटनाओं का विवरण, प्रकृति में उपस्थित घटनाओं का विवरण एवं व्याख्या, एवं व्याख्या प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। घटनाओं का अध्ययन या व्याख्या, जो भी लिखा हुआ आपने, विवरण एवं व्याख्या प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। लेकिन इसके निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 हेडिंग भौतिक विज्ञान। नंबर 1 हेडिंग भौतिक विज्ञान। भैया हम लोग पूरी चर्चा भौतिक पे ही अब करते चलेंगे, भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है। फिर आगे जिस लेवल की आप सोच रहे हैं साइंस, यहाँ पे उस लेवल की नहीं है, उससे थोड़ा अच्छा ही लेवल है, बढ़िया लेवल की साइंस पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि फिर उसके लिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कल एक व्यक्ति का फोन आया, व्यक्ति यही कह रहा था कि हमें भी पढ़ना और यहां बैठ के पढ़ना। हमने उससे एक ही बात कही, हमने भैया अब तो जो होना था वो हो गया, डायरेक्टली हम आपको यहां नहीं बैठा सकते। उसका कारण है क्योंकि डायरेक्टली जो व्यक्ति यहां बैठा वो बेचारा पेपर दे के आया, हम किसी को बैठा लेंगे, कहीं बाकी लोगों ने विद्रोह कर दिया, सोचने वाली बात है ना।
तो हमने भाई व्यक्ति पेपर दे गया, हाँ वो अलग बात है कि तुम्हारे बहुत खास हो तो ठीक है भाई, हम एक पेपर और करा देंगे कभी जब मेरा मूड होगा, 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद सिलेक्ट हो जाना तो आ जाना, डायरेक्ट नहीं बैठ सकते। कुछ लोग कहेंगे फिर आशीष कैसे बैठेगा? आशीष, अब अगर तुम हमें लाइन समझाने की बात करोगे तो हम तुम्हें 2 मिनट में समझा देंगे। आशीष कैमरा चलाने के लिए बैठे हुए, और बताओ गुरु कैसे बैठ गया? वो माइक सही करने के लिए बैठे हुए, और बताओ स्टाफ तो होगा नहीं होगा? कोई भी काम होगा सब अपने आप थोड़ा ना किया जाएगा, तो स्टाफ तो काम करेगा ही। तो सीधी बात है, तो हमारा स्टाफ तो काम करेगा, सीधी बात। 100 बातों की एक बात यह है कि कोई कैसे बैठ गया उससे मतलब नहीं है, आप नहीं बैठ सकते हैं जब तक आपने पेपर नहीं दिया। सीधी सी बात। जिन लोगों ने पेपर दिया है, बहुत वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे हिसाब से हम अपनी 100% देंगे, और हमने बहुत कुछ देख लिया डेली। कल भी हम रात में लगभग, आप देखिएगा, रात में हमने एक वीडियो भी डाली थी 12:30 बजे, वो इससे रिलेटेड नहीं थी, लेकिन कुल मिला के वो हमने, इसलिए हम रात में ज्यादातर जानबूझ के स्टेटस लगाते हैं, लोगों को लगे अरे रात में 2 बजे भी जग रहा है। कुल मिला के सीधी सी बात यही है, तो रात में 12:30 बजे वीडियो डाली, आदमी को लगे अरे अभी भी जग रहा है। तो कुल मिला के सीधी अटेंडेंस लगाते हैं रात में, ताकि आदमी को लगे हाँ ये जगते हैं, खाली कहते रहे। तो सीधी सी बात यही है कि जो लोग सिलेक्ट है, अच्छी बात है, आने वाले टाइम में एक पेपर होगा भैया, तब आराम से आप सिलेक्ट होइए, यहाँ पे आइए, तब तक किसी पे पढ़ते रहिए। कल आपको भौतिक विज्ञान की जानकारी देते हैं, जो लोग थोड़ा देर में आते हैं उनसे यही कहेंगे कोशिश करिए 7 बजे ही आ जाओ, क्योंकि मेरा अगला क्लास होता है, बच्चे आने लगे हैं। अब अगर हम तुम्हें लेके बैठे रहेंगे तो फिर अगला लेट होगा, और वो लेट होगा तो उससे अगला लेट होगा, क्योंकि सब लाइन से शाम तक लगे हुए हैं। तो इसलिए 7 बजे ही, 7 बजे का मतलब 7:10 तक आप आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 का 7:30 बजे आएंगे तो थोड़ी सी समस्या है। तो इसलिए टाइम पे आने की थोड़ा कोशिश करिए, और 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद अपने आप टाइम अपने आप सेट होने लगेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम अपने आप जगने लगोगे, फिर अपने आप मजा आने लगेगा। अगर किसी को लगता है हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो वो दिन याद करना जब तुमने कोई पेपर दिया होगा और 3 बजे की तुम्हारी ट्रेन होगी, कोई अलार्म नहीं बजा होगा, 2 बजे तुम्हारी आंखें अपने आप खुल रही होंगी, क्योंकि उस दिन तुम्हारे दिमाग में होता हमें सुबह ट्रेन पकड़नी है, अगर छूट गई तो रह जाएंगे। वैसे ही अगर दिमाग में एक बार आ गया कि अगर मेरा ये छूट गया तो रह जाएंगे, जिंदगी अपने आप ट्रैक करने लगेगी। हर संडे को बड़ा क्लास हुआ करेगा 3 से 4 घंटे का, क्योंकि उस दिन हम खाली होते हैं, बाकी दिन आप 1 से 1.5 घंटे पढ़ते रहिए। जितनी जल्दी आओगे, मान लिया तुम 7 बजे तक आ जाओगे तो हम 7:30 तक, 8:30 तक पढ़ा भी देंगे, तो 1.5 घंटा कवर हो जाएगा। अब हम लोग शुरू ही 7:30 पे करेंगे, फिर वो 8, सवा 8 तक कितना 40-45 मिनट मिल पाएंगे, जो अपने लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि ट्रैक पे आने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 70 मिनट होने चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के जो सबसे खास 70 मिनट होंगे, तो उसके लिए 1 घंटा 10 मिनट तो चाहिए ही है। 7:10 तक आ जाओगे तो हम 8:30 तक खींच लेंगे। तुम 7:30 पे आओगे तो 7:45 तक मेरा मूड बनेगा, जब तक मूड बनेगा तब तक क्लास खत्म होने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि हमारे टाइम लोग मूड पे पढ़ाते हैं, मूड का मतलब जब हम नीचे लेटे होते मेरा मन ही नहीं करता ऊपर आने का, लेकिन फिर ऊपर आ जाते, फिर हमें मजा आने लगता। फिर वो जैसे हमारा एक बहुत फेमस डायलॉग है कि आज 2 मिनट का क्लास होएगा, आदमी जो नया होता अच्छा 2 ही मिनट का होगा, फिर वो ये नहीं पता होता कि 1 घंटे 2 मिनट का है या 2 घंटे 2 मिनट का है, 3 घंटे, जितना मजा आ जाए उतना। इसलिए टाइम से अगर आप आएंगे, रह गई ठंड की बात, दिक्कत की बात, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 वजह होती है किसी काम को ना करने की, एक वजह होती है हमें जाना है, बस हमें कुछ करना है। और जिन लोगों ने टेस्ट दिया हुआ, जब कल कॉपी बटेगी, आज तो चेक नहीं हो पाई, मेरे पास टाइम नहीं था, तो कुल में टाइम लाए कहां से? हमने अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब रात में अगर 1 बजे व्यक्ति सोए और सुबह 6 बजे उठ जाए, और वो कितना टाइम को मैक्सिमाइज करेगा? उसके बाद भी टाइम नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है थोड़ा दिन बड़ा करवाना पड़ेगा, ऊपर वाले से बात करेंगे तब होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉपियां आपकी चेक हो जाएंगी कल, और जब मिलेंगी तो कॉपी चेक होने के बाद आपको थोड़ा अंदर से जोश आएगा, भैया उतरी रही है अभी सर, अभी आपको बैठा लेंगे, बहुत प्यार से बैठा लेंगे, हाथ सैनिटाइज करिए। कुल मिला के जब आपको थोड़ा सा कॉपियां मिलेंगी, लगेगा कि नंबर ला सकते हैं। जब हम एक छोटे से टॉपिक में नंबर ला सकते हैं तो बड़े से भी ला सकते हैं। तो इसलिए कल आपकी कॉपियां दे देंगे बाकायदा, जिसके नंबर पूरे होंगे। कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ प्राइज का भी इंतजाम किया जा सके। और एक हम बेहतरीन सी चीज खरीद के लाए, वो सीरीज, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे आज क्लास में। बोले पता नहीं क्या है यार, जिनके कहा हम क्या कह रहे हैं, जो काम करो वो कायदे से करो, वरना मत करो। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 13 लोग बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं 13 नंबर बड़ा खराब होता है, 13 नंबर बहुत अच्छा होता है। और तुम्हें सही बताएं, कल गुरु भाई ने एक बात की, बड़ी अच्छी लगी मेरे हिसाब से। अगर हमसे कोई कह दे कि ये बेकार आदमी, तो हमें और मजा आता। हमसे एक बार कोई कहे तो कि ये व्यक्ति नहीं करवा पाएगा, और मजा आता। जैसे एक बार हमसे एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारे बस की, तुम गाड़ी खरीद लो,
उसी दिन हम बैठे गाड़ी पे, जिस दिन हमने खरीद ली तब तक पैदल चलाते रहो। आज की भी डेट में मेरा नियम है दूसरे की गाड़ी नहीं चलाता। कोई कहना भी कहता रहा नहीं भैया यार कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम हमारे वीरो वाली गाड़ी हम नहीं चलाए, सीधी सी आज भी नहीं चलाते। तो एक बार कोई कहे भी तो ये नहीं करा पाएंगे सिलेक्शन, फिर कुछ भी हो जाए, फिर हट जाती मेरे दिमाग की, चाहे अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाए, इसी को उतरना पड़ा। सीधी बात यही होती मेरी। तो 100 बातों की एक बात है, धीरे धीरे स्ट्राइक को रोटेट करते रहिए, अच्छे ओवर आएंगे 2-4 जिनमें बैटिंग अच्छी की जाएगी। और उसके बाद हमने पहले कहा जब तक आपका दिसंबर खत्म होगा थोड़ा थोड़ा चलाते हम सब रहेंगे, और दिसंबर के खत्म होते होते सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके पास 2-4 एक्स्ट्रा भर गए हैं, एक अच्छा सा प्राइज जिसमें कोई प्राइज या ट्रॉफी नहीं होगी, क्योंकि प्राइज या ट्रॉफी तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम थोड़े बड़े लेवल पे आ गए। यहाँ पर पता चला एक वॉशिंग मशीन रख दी, हमारे लड़कियां आज सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा, वरना दहेज में लिया जाएगा, लड़के हैं सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा, वरना उसका पैसा दहेज वालों ले लेना, और इस तरीके से। तो कुल मिला के वॉशिंग मशीन तो एक बड़ा एग्जाम्पल है, बड़े लेवल पे आए ना। फिलहाल छोटी छोटी चीजें घरेलू इस्तेमाल वाली उन्हें आप आराम से जीते हैं और जीत के घर पे ले जाए कि भैया देखो ये भी हम जीत के लाए। मान लिया नींबू ने छोड़ने की मशीन रख दी, आज नींबू ने छोड़ने की मशीन लेके आए। तो इस तरीके से आपका कंपटीशन भी बना रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें जीतते भी रहेंगे, आपका अंदर से लगेगा कि हमें पढ़ना चाहिए। कुल मिला के सीधी सी बात है, मिलते हैं कल जब फिर घड़ी इशारा करेगी सुबह 7 बजे, फैलाते हुए रात, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।